कौन कौन सी मतलब मूवी देखनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें थोड़ा सा, और कितनी बार पढ़ें। जैसे जो बड़े बड़े एक्टर हैं मैंने सबके इंटरव्यूज देखे हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हो गए, हाँ, इरफान इरफान खान, हाँ, तो ये सबके देखे हैं मैंने इंटरव्यूज। तो ये बोलते हैं अपने क्राफ्ट पे काम करो। 3 महीना 2 दिन 12 घंटे 25 मिनट 22 सेकंड। कितने दिन हुए मुंबई में? 3 महीने। लव कानपुर से है, उत्तर प्रदेश, और लव मुंबई एक्टर बनने आया है। जैसे मैं आया हूँ, वो भी आया है, आप सब भी आना चाहते हैं। लेकिन एक्टर बनने के लिए आप जब बाहर से आ रहे हैं, सबसे जरूरी है कि एक्टिंग सीखना। तो आज का एपिसोड, एक्टर्स कैसे अपना क्राफ्ट डेवलप करें और क्या क्या डेवलप करें, इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ कैसे डेवलप करें, उसके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं सोम आपके साथ, और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। लव मेरे यहाँ द एक्टर्स कोचिंग का स्टूडेंट भी है, मेरे साथ ही काम करता है, सीख रहा है। पिछले लगभग 2.5 महीने से वो मेरे पास है, और साथ साथ वो काम भी करता है। यहाँ पे कुछ सीरियस में उसने काम किया है। इनिशियल स्टेज है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनिशियल स्टेज में बहुत छोटे छोटे काम मिलते हैं। लेकिन एक अच्छी बात उसके अंदर है कि वो सीखना चाहता है। पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन अब एक्टर बनना चाहता है। जैसे हम सभी कुछ ना कुछ बनना चाहते थे और कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, हमारा ड्रीम है, सपनों की तरफ जाते हैं। तो वहाँ उसके कई सारे सवाल हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया। तो सुनते हैं उसका पहला सवाल, जो क्यूरियोसिटी है वो क्या है। बोलो। सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्राफ्ट के ऊपर है। ओके। कि जैसे जो बड़े बड़े एक्टर हैं मैंने सबके इंटरव्यूज देखे हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हो गए, हाँ, इरफान इरफान खान, हाँ, तो ये सबके देखे हैं मैंने इंटरव्यूज। तो ये बोलते हैं अपने क्राफ्ट पे काम करो, डे बाय डे अपने क्राफ्ट पे काम करो। लेकिन सर कोई ये नहीं बताता है कि जो क्राफ्ट पे काम करना है वो कैसे करना है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि एक होता है कि आपका जो इनर, मतलब आप खुद हैं, आप जो एक एक्टर हैं, तो आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। जैसे होता है ना, गिटार बजाते हैं तो गिटार से हम गाना सुनाते हैं, वैसे एक्टर का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है उसका वॉइस। दूसरी चीज आ जाती है बॉडी। ये वॉइस और बॉडी, इसका कनेक्शन सेम टू सेम होना चाहिए। अब बॉडी के अलावा आप तो कुछ है नहीं, आप सिर्फ खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं। जैसे बेसिक जब हम शुरू में होते हैं, हमारा प्रॉब्लम होता है कि हाथ कहाँ रखें, हाथ कहाँ रख के वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, खुद के ऊपर काम कर लेते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि किरदार अपना हाथ कैसे चलाए। उसके बाद जब धीरे 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 करते 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 जाएंगे, तब हम भी देखेंगे कि बहुत टाइम बीत जाएगा, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे आ जाएंगे, तब हमें समझ आ जाएगा कि स्किल्स है क्या, इसका कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब प्रैक्टिस करते करते खुद समझ में आने लगेगा प्रैक्टिस कि क्या चीज कहाँ पुट करना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब तुम्हारी ऐसे एज में था, तो मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी अभी भी है, अभी ज्यादा हो गया है, लेकिन उस वक्त एक मतलब लिमिटेड नॉलेज था ना, कि कैसे अच्छा एक्टिंग कैसे करना है, मतलब कैसे करूँ। ये समझ नहीं आता कि जब कोई किरदार कर रहा हूँ तो उसका हाथ मतलब चल क्यों नहीं रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये जो एक सवाल है ना दिमाग में, मतलब ऐसे खा जाता है कि बताएगा कौन। जो तुम अभी पूछ रहे हो क्राफ्ट क्या है, मतलब उसको कैसे, यही है कि ये हाथ को जो चलाना वो आपका क्राफ्ट है, वो आपका स्किल है कि कैसे चलाओ। लेकिन पहले तो आप खुद से उसको कंट्रोल करना सीख लो। जैसे ब्रीदिंग, आप जो इमोशनली कनेक्ट होते, इमोशन डेवलप करना, इमोशन को जनरेट करना एक क्राफ्ट है, स्किल है वो। तो ब्रीदिंग से ही हमेशा इमोशन जनरेट होता है। ये मैंने देखा है कि आप ब्रीदिंग के लिए आप बात करते हैं बहुत, तो जैसे हंसते हैं हम लोग, उसमें भी ब्रीदिंग अगर चेंज करेंगे तो अंदर से ही फील होने लगता है। और जैसे हाँ, जैसे गुस्सा करना है, अगर ब्रीदिंग करेंगे वैसी तो हम लोग गुस्सा भी करेंगे, गुस्सा अंदर से फील होगा। यस, और वो ब्रीदिंग मैकेनिकल ना हो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं हंसता हूँ ऐसे हंस रहा हूँ फिर, तो ये सांस ही तो है।
सांस ही तो निकल रहा है। लेकिन इसको ऑटोमेटिकली हम जनरेट कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम कोई किरदार कर रहे हैं, हमारे सामने लोग हैं, है ना, लाइट चल रहा है, इतने लोग हैं, सब कुछ चल रहा है, उसके अंदर आपको रियल रहना है। वो जो रियल को ढूंढना होता है, जो प्रसन्न जी का इंडियन मेथड इन एक्टिंग, उस किताब में भी उन्होंने लिखा है कि ये जो रियल को ढूंढना होता है, वो एक झूठ तो है लेकिन उसको सच बनाना है। तो एक्टर का काम है कि खुद को पहले समझे, फिर मैं यूज करूंगा कि अह, अह, तो ऐसा कोई किरदार करूं जो ऐसे ऐसे बात करते हैं, फिर कोई बहुत नहीं यार मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं जाऊँ जाऊँ यार। तो ऐसे बहुत लोग होता है कि वो आवाज के साथ सिर्फ बात करते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, कई सारी सिचुएशन है। तो ये भी तो साउंड ही अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर। तो ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, जो मैं पहले जहाँ पे था, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट को शार्प बनाना है, वही आपका क्राफ्ट डेवलपमेंट है। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट है एक्टिंग का, किसी भी चीज का, लेकिन उसको आपने डेवलप कैसे किया, वो बहुत मैटर करता है हमेशा से। तो वॉइस एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सरसाइज बहुत एक जरूरी पार्ट है। मतलब जैसे आंगिक और वाचिक नाट्यशास्त्र में लिखा गया है, मैं उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहां उसे लिखा गया आंगिक वाचिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल जो आपका होता है, और उसके बाद स्पीच, हम जो वेस्टर्न भाषा में कहते हैं। उसके बाद देखो एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग और माइंड कंट्रोल। क्योंकि आपका माइंड जो है, वो माइंड आपको बहुत ज्यादा आपके एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका सांस, आपकी स्पीच, सब कुछ से कनेक्ट करता है। माइंड वो सुई है, मुझे लगता है, जो धागे से उस फूल को ऐसे पिरोता है, उसको सुंदर करके बनाता है। तो माइंड को जितना हम एक्चुअली माइंड को ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर बहुत शार्प माइंड की जरूरत है। वो स्पॉन्टेनिटी जो इरफान साहब बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी, वो स्पॉन्टेनियस होना, वो बहुत जरूरी है। और स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे तो अपने आप को कैरेक्टर में भी ढाल सर, इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, मेडिटेशन तो जरूरी है। कोई एक चैंटिंग, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, जो भी आप रिलीजियन से हैं, तो आपका जो, जैसे भगवान को प्रे करना होता है ना, कभी भगवान को हम प्रे करते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ मंत्र होते हैं या फिर कुछ जैसे दुआ पढ़ते हैं, है ना, इस्लाम में, या हम भगवान को पूजा पाठ करते हैं। तो कुछ मेडिटेशन करने के लिए वो दिमाग की शांति होना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग शांत आपका नहीं रहेगा तो वो एक साथ इतने सारे चीजों को कर नहीं पाएगा और आप फोकस्ड भी नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो, तुम्हें पता है कि 3 साल नहीं, 3 साल तो मुझे होने वाला है, तुम 3 महीने से हो मुंबई में, तो यहाँ की जो स्थिति है, मतलब वही हम कहते हैं ना कि रात को नींद आती नहीं और सुबह नींद जाती नहीं। तो यही चीज है, क्योंकि बहुत सारा मेंटल प्रेशर है। फैमिली से आप दूर रहते हैं, आप अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो आपका बहुत ज्यादा एक रिस्की जोन पे आप रहते हैं मेंटली। तो मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। और जब हम आते हैं, सबसे बड़ा इशू तो हो जाता है स्मॉल टाउन वाले लोगों के लिए। एक तो ये नए शहर में आ रहे हो तो वहाँ खाना पीना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसने कभी खाना बनाया ना उसको तो बहुत ही ज्यादा बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो मैं बहुत फंसा इन सारी चीजों में। हालांकि मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, तो बहुत लोग हैं उनको आता नहीं, जैसे मैं। तो मेंटली ना ये सारी चीजों से ओवरकम करना जरूरी है। क्योंकि अभी आपको अगर होगा कि आप काम कर रहे हैं और अभी जाकर आपको खाना बनाना है, बट यू आर वेरी टायर्ड एंड लाइक आपके पास उतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, आप बाहर से खाओ, और बाहर से खाने में भी आप ऐसा नहीं कि रोज रोज बड़ा पाव खा रहे हैं, आप बाहर से तो नहीं खा पाएंगे। हेल्थ को आपको ध्यान रखना है, हेल्थ का, क्योंकि स्क्रीन पे आपको अच्छा दिखना है ना। तो ये सारी चीजों को दिमाग पे ना, दिमाग में सब कुछ कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि जो नींद सो नहीं रहे हैं बट वो फ्रेश फ्लावर की तरह दिखना। तो इसलिए माइंड जितना आप फ्रेश रख पाओगे, तो मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन जो तुम बोल रहे थे, कि आप डायरी में लिख सकते हैं, वो ना आप उसमें फोकस्ड होते हैं। लिखना, टाइप करना नहीं है मोबाइल में। डायरी में जब लिखेंगे कि मैंने दिन भर ये किया, ऐसा ऐसा किया, ये चीजें की, मुझे ये करना है, कल ऐसे करना है, तो उतनी देर के लिए आप फोकस्ड हो जाएंगे उस पर। आप बस दिन भर सोचो, रात में आके कि आप क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और कल आप क्या क्या करने वाले हैं, और आज आपको क्या लगता है कि आप किस चीज में थोड़ा फेल हो गए,
आप किस चीज में थोड़ा बेटर हो पाए। बहुत बार होता है कि हम लगता है हम फेल होते ही जा रहे हैं। एनएसडी आने से पहले मैं देखता था कि मैं हो नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है। जो आज तुम बोल रहे हो क्राफ्ट की बात, वो मिलता कहाँ है, तो मैं वो उलझनों में था बहुत। फिर एनएसडी का एक फेज, मुंबई का एक फेज, अभी का एक फेज, बात का एक फेज आएगा। तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन है, ताकि आपका जो माइंड कंट्रोल है वो कंट्रोल बना रहे और आप मोमेंट पे रह पाए, ना कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ और मैं कुछ और सोचने लग जाऊंगा, तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो माइंड क्लिक हो जाता है। हाँ, यू हैव टू बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। ओके, और तुम क्या बोल रहे थे, आउटर ऑब्जर्वेशन, ये बुक रीडिंग कुछ बोल रहे? हाँ, मैं बुक रीडिंग की बात कर रहा था कि जैसे मैं एक स्टोरी है, कहानियां, सुमित कुमार जी की बुक है, बहुत अच्छी स्टोरी, लापता पैर नाम। ओके ओके, तो बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी है, अभी 3-4 स्टोरी मैंने पढ़ी है उसकी। तो उससे मोनोलॉग भी निकल के आ सकता है, छोटा सा जो डायलॉग हो रहे हैं, और जब पूरी स्टोरी पढ़ो ना तो वो माइंड में पूरा मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है पूरी स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे अब हम और एक जगह आते हैं, इससे हम लिंक अप करते हैं कि जो हम क्राफ्ट की बात कर रहे थे, वॉइस बॉडी ये सब हो गया, हम माइंड पे गए। अब माइंड को ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि एक एक्टर जो होता है उसका विजुअलाइजेशन जो है, विजुअल पावर, मतलब आंख बंद करके भी और आंख खोल के भी, जो इमेजिनेशन पावर हम कहते हैं, कल्पना शक्ति, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको हर चीज आपके सामने नहीं है, हर चीज के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आपको पता होने की जरूरत है। तो जितना पढ़ेंगे, जैसे तुमने बोला लापता पैर, है ना, ये किस बारे में है इनकी कहानी? इनकी कहानी मतलब छोटी छोटी सी कहानी है, हर चीज। अरे किसी कोई है ट्रेन के बारे में, कोई अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऑफिस में काम करता था, फिर मैं गली में आता था, कुत्ते भौंकते थे मुझको, मैं कुत्तों से बात करता था। हाँ, तो देखो ये कुत्तों से बात करना, इससे आप, मैं जैसे कुत्ता बोला तो मुझे दिमाग में कुत्ता दिख गया, और बात करता हुआ आदमी भी दिख गया। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी दिखे। मैं अगर बोलूं अभी बैंगन, है ना, आलू, अंडा, ये जो मैंने अंडा बोला, आपके दिमाग में एक अंडा क्रिएट हो जाएगा, चाहे धुंधला हो चाहे स्ट्रांग हो। यही है आपका विजुअलाइजेशन। तो इसलिए आप जितना जानेंगे, है ना, अगर किसी ने ताजमहल देखा ही नहीं है तो ताजमहल बोलने से उसको पता नहीं चलेगा। अब वो थोड़ा सर्च करेगा ताजमहल क्या है, नहीं है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, किसी कोई पढ़ता है। तो आपकी सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अलग अलग इंसान के बारे में, जैसे कुत्ते से बात करता है इंसान, ये आपको पता था? नहीं था, बट किया होगा, बहुत लोगों ने किया, मैंने भी कभी किया। बिस्किट खाएगा, मेरे दोस्त के घर में कुत्ता था, चैम्प करके गुजर गया, तो उसके साथ बहुत ऐसे दोस्ती थी। तो ऐसे कैरेक्टर जब आप करना है, आपने शायद नहीं किया लेकिन आपने पढ़ा है, तो आपका विजुअलाइजेशन में एक कैरेक्टर आता है। अब उस आदमी के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको उस आदमी के बारे में पता चलने लगता है। तो ये आपको एक दूसरी कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिल रही है, उसके जो सोच है सोसाइटी के लिए, जो पॉलिटिकल थॉट्स है, उसका राजनीतिक ज्ञान, या फिर वो कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो इससे ना एक आप ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और आपको एक कैरेक्टर क्रिएट करने में आसानी होगी, क्योंकि आप और भी लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे। तो आपका जो कैरेक्टर का जो बैंक होता है ना में, आपका नॉलेज वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। आप, मुझे तो ये किताब पढ़ के मुझे लगा कि हमारे नाटक में हेल्प कर सकता है, और चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब कौन कौन सी बुक्स पढ़ें थोड़ा सा, और कितनी बार पढ़ें? हाँ, ये तो बात है। देखो, मैंने जैसे बंगाली में ज्यादातर किताब पढ़ा है, हिंदी में मैं गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का वो पढ़ा है, लेकिन वो एक बार ही पढ़ा है। अब शायद अभी पढ़ूं तो और कुछ समझ आए, तो अभी पढ़ने का मन है। बाकी मैंने बहुत नए राइटर्स हैं जो लिखते हैं। आप, अगर मैं कहूँगा कि आप जैसे इनिशियल स्टेज में हो ना, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे क्लासिकल कुछ पढ़ने जाओगे समझ नहीं आएगा, तो बहुत हल्के से आप स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ोगे, जैसे मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं, या फिर सत्य व्यास जी हैं, या मानव कौल मेरे पर्सनल फेवरेट राइटर में से हैं। तो हिंदी में मैंने इन्हीं कुछ किताबों को पढ़ा है, बाकी नाटक भी पढ़ा है। ये ना बहुत अभी के टाइम के राइटर्स हैं, तो इनको जैसे आप पढ़ लोगे तो आपका वो शुरू का जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन पावर है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद आप काफी और
नॉवल पे जा सकते हैं। मैं कुछ नाम जरूर सजेस्ट कर दूंगा। राइटर्स का तो मैंने बुक फॉर एक्टर्स एपिसोड है वहाँ पे सजेस्ट किया है, राइटर्स बहुत है, तो उनके अगर राइटर्स के नाम लेके भी सर्च करोगे गूगल पे तो किताब आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा नाटक के लिए तुम बोल रहे हो, अब नाटक में क्या होता है, नाटक में तुम तो और बारीकी से जान सकते हो, अब उसमें डायलॉग है, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, है ना। अब जैसे बादल सरकार का कोई नाटक हिंदी में कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब मैं बंगाल से हूँ तो मैं बता रहा हूँ, तो बिजन भट्टाचार्य, उनका एक नवान करके नाटक है जो आज़ादी के वक्त उस वक्त खेला गया था, वो बड़ा रेवोल्यूशनरी नाटक था, तब बंगाल में ही नाटक का सिलसिला बहुत जारी था। उसके बाद अगर उस बेड का मैं कहूँ, टैगोर के बहुत सारे नाटक है। इधर अगर मैं कहूँ कन्नड़ में गिरीश कार्नाड सर के बहुत सारे नाटक हैं, मराठी में माइशेल गुंजवार, फिर विजय तेंदुलकर, तो महेश दत्तानी वो इंग्लिश में नाटक लिखते हैं, तो ये धर्मवीर भारती, तो इनका बहुत सारा ऐसे और किताब है जिसका भी मैं नाम वहाँ पे सजेस्ट किया है। तो आप एक बार गूगल करोगे इनके नाम से, इतना थोड़ा मेहनत है तो आपको पता चल जाएगा। अब वो किताब अगर ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन खरीद लो। जैसे अभी मैंने वो शेक्सपियर का इंग्लिश है, लेकिन उसका एक ट्रांसलेशन लगभग है, पढ़ने के लिए समझ सकते हो अभी शुरू में, तो वो खरीदा। तो 5 किताबें कुछ अमेजोन पे 235 रुपये में आ गया, तो वो पढ़ सकते हैं ऐसे। और बुक रीडिंग से काफी नए नए शब्द भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा। ये जो बातचीत कर रहा हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, तो मेरे पास अगर मैं जब बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे पास शब्द आने चाहिए, क्योंकि मैं अगर बंगाली में सोच रहा हूँ और इंग्लिश हिंदी में बोल रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे मैं बुक पढ़ता हूँ ना, कोई भी आप लैंग्वेज में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप एक्टर हैं तो आपके पास शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए। कल आपको कोई रामायण में कोई एक किरदार मिल गया, है ना, परसों आपको कोई उर्दू कोई बोलने में को मिल गया, उर्दू शब्द है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि वो नुक्ता कहाँ लगता है, क्या लगता है ना। और या फिर हो सकता है कि आपको बहुत रियल बातचीत है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग अलग शब्द हैं जो शब्द आप हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, वैसा मिल गया। तो ये शब्द अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बहुत लिमिटेशन में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। तो इतने ही चुने गिने हम दिन में बात करते हैं, तो उससे दायरा बढ़ाना चाहिए, आपका जो रेंज है वो बढ़ाना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। सर मैं मूवी के लिए बात करता हूँ कि कौन कौन सी मतलब मूवी देखनी चाहिए। मूवी, अच्छी मूवी देखो, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो। मूवी अगर तुम देखते हो कि मैं कोई बॉलीवुड का फिल्म, मसाला फिल्म जो हम कहते हैं जैसे, तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, मैं वैसा एक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा करता हूँ नहीं। आपको अगर एक्टर बनना है तो गूगल पे सर्च करोगे, नाम सब कुछ मिलता है, गूगल पे सब कुछ बताता है, तो उसमें कौन कौन अच्छे एक्टर हैं आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप एक ओल्ड टाइम पे जाओ, पुराने जमाने पे, जैसे हम हॉलीवुड में बात करते हैं, ज्यादा हम हॉलीवुड में ही बात करते हैं क्योंकि उनका पैटर्न ही वैसा है, वो फिल्में ही वैसे बनाते, इतना टाइम लेके, एक्टर्स उतने पढ़े लिखे हैं, जहाँ उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, उनको मौका मिलता है, वो काम करते हैं। तो वैसे जाओगे तो वैसे मतलब सोच लो, जैसे हम कहते हैं कि मार्लिन ब्रांडो, अल पचिनो, वहाँ से आते हैं धीरे धीरे। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है टॉम हैंक्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन मैं डस्टिन हॉफमैन का एक फिल्म देख रहा था, क्रिमर वर्सेस क्रिमर, जिसका एक काइंड ऑफ सीक्वल बना गया या एडप्टेशन मैं कह सकता हूँ, जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ, अकेले हम अकेले तुम, आमिर खान साहब ने बनाया, तो वो, या फिर डैनियल डे-लुइस, क्रिश्चियन बेल, उनके काफी सारे फिल्में हैं। तो ये नाम आप सर्च करो, है ना, क्रिश्चियन बेल या फिर डैनियल डे-लुइस, तो इनका जैसे नाम सर्च करोगे इनके बहुत सारी फिल्में निकलेंगी। और इंग्लिश देखो, इंग्लिश फिल्में देखना पड़ेगा, इंग्लिश आती नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम होता था, बट मैं बैठ बैठ के देखता था कि एक्टर कर क्या रहा है। मतलब सब टाइटल हिंदी लगा सकते हैं अगर हाँ, अगर हिंदी सब टाइटल मिलता है तो आप हिंदी सब टाइटल लगाओ, हिंदी में देखो, लेकिन आप देखो कि एक्टर कर क्या रहा है। अब काफी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मतलब आप ब्यूटीफुल माइंड देख, रसल क्रो का, वो देख रहा था, तो उनका वो फिल्म देखने में ना आपको एक मैथमेटिशियन के ऊपर, वो मैथमेटिशियन का कैसे क्या होता है, उनको लास्ट में नॉवल भी मिला था, तो वो बहुत पेशेंस के साथ देखना पड़ता है। तो आप, मैं बोलूंगा सबसे पहले शुरू करो इरफान साहब की सारी फिल्में देखो, शॉर्ट फिल्म से लेकर जो भी फिल्में उन्होंने किया, इरफान साहब की फिल्म देखो। नसीर साहब ने जो काम किया है पहले शाम बेनेगल सर के साथ, बहुत सारा अच्छा अच्छा काम है। ओम पुरी जी के काम देखो, बहुत अच्छे हैं। आपके रीजन में, अगर रीजन में बोलो, रीजनल जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको आप देखो, वो अच्छे काम क्या करते हैं।
ओल्ड एक्टर्स को देखो, जैसे बंगाली के लिए मैं उत्तम कुमार को हमेशा उत्तम कुमार को बताया था मैंने, वो प्रेफर movie करता हूँ, क्योंकि वो हीरो भी थे और अच्छे एक्टर भी थे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्टर, कोई भी नाम ले लो और आप उसके सारे फिल्में देखो और उसको ना वो खो मत जाओ कि ये एक्टर कर क्या रहा है, कहाँ कर रहा है, और इन्होंने उस जगह पे ऐसे काम किया था, इस जगह ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि थैंक यू एक फिल्म है, तो थैंक यू में इरफान साहब जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे थे और जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज चला रहे थे वो अलग है। आप अगर हैदर देखते हैं तो वहाँ रूहदार करते हैं, है ना, तो मैं सिहा भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, तो ऐसे बोलते हैं वो। और उनका वो बोलने का जो रिदम है, वो रिदम भी स्लो है वहाँ पे। अब मदारी में एक बहुत अच्छा मोमेंट है जहाँ वो हॉस्पिटल में आकर रोते हैं और अप्पू अप्पू करके वो चिल्लाते हैं, वो दिल छू जाने वाला है। तो उनका जो वो हर इमोशन पे, हर जगह पे अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम वहाँ देखोगे वो अतनी अंग्रेजी आती है हमें, तो एक डायलॉग ऐसे ही बोलते हैं वो लंच बॉक्स। लंच बॉक्स, लंच बॉक्स देखो, लंच बॉक्स में भी उनका वो छोटा छोटा जेस्चर, पलक झपकना, हाथ चलाना, इस तरह से देखना चाहिए, देखना, ऐसे करके जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं ऐसे करके देखते हैं, क्या आंखें बड़ी बड़ी है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वो रियल मोमेंट्स, वो एक्टर कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, हर जगह अलग अलग किरदार प्ले करता है। तो जैसे आप धीरे धीरे अपने क्राफ्ट जो मैंने बोला उसके बारे में जान जाओगे, बॉडी लैंग्वेज कैसे डेवलप करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बाद आता है वॉइस डेवलप के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना आता है, वो आएगा एक्सप्रेशंस। तो तब आपको और समझ आने लगेगा। अब हो सकता है आपने एक फिल्म आज देखी, हो सकता है 5 साल बाद आप देखेंगे आपका नजरिया कुछ और खुल जाए। तो सर वही मेरा क्वेश्चन है कि एक मूवी को कितनी बार देखनी चाहिए साथ में? क्योंकि जो पहली बार जब मूवी देखो ना तो हाँ, कैरेक्टर देखते देखते एकदम से स्टोरी में खो जाता है। बहुत कम तो मैं कहूँगा एटलीस्ट मैं अभी 2 बार देखता हूँ। ओके। मैं पॉज करके भी देखता हूँ, रिवाइंड करके देखता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ क्या हुआ यहाँ पे, अरे कैसे किया यहाँ पे, झट से कुछ लगा तो मैं रिवाइंड करके देखता हूँ। या तो फिर आप एक बार पूरा देख लो, उसके बाद धीरे धीरे आराम से देखो, ये हो सकता है ना। तो एटलीस्ट 2-3 बार तो मूवी देखनी चाहिए, जिससे सीख मिलती है उस तरीके की मूवी। यस, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। तो बहुत बातचीत हो गई आज लव के साथ। और आप लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदा रहा, तो आप ज़रूर बताएं। और आपके पास अगर कुछ टॉपिक भी होगा और आप अगर मुंबई में हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी कोई एक टॉपिक ले आकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप ये हॉट सीट पर बैठ सकते हैं और बैठ के बातचीत हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, या तो फिर मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, वहाँ जाके आप मुझे एक मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ मिलूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर एंड सी यू।